नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी के समाधान। और जो धोरण दिया है वो है 9 नंबर है, जो स्टैंडर्ड है 9 नंबर है। और उनमें जो स्टैक बुक है उनका नाम है सामाजिक अध्ययन। जो पाठ है वो दूसरा नंबर का है, जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों। और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, यानी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें जो उनके अभ्यास के प्रश्न दिए हैं जो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। देखते हैं इस वीडियो को, शुरुआत करते हैं। फिर सवाल नंबर 1 है, देखिए क्या है। देखिए सवाल नंबर 1 है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो देखिए पहला क है देश। तो जो लोग देश के अधिकार धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, पहला। देखिए दूसरा है, एक पार्टी बीते वर्षों चुनाव जीतती आ रही है। तीसरा, पिछले 3 चुनाव में शासक दल के पराजय का मुंह देखना पड़ा। चौथा, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो देखिए उत्तर में क्या है, तो देखिए 4 हैं, उनमें से पहला का उत्तर है क्या है, वो उनको आएगा अलोकतांत्रिक। दूसरा, पक्का नहीं है। तीसरा, लोकतांत्रिक। और जो चौथा है वो क्या आएगा, अलोकतांत्रिक। और ये है लोकतांत्रिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सवाल नंबर आगे दूसरा, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है वो लिखना है। तो देखिए पहला है क, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये क्या है, अलोकतांत्रिक। दूसरा, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। ये क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। और आगे देखते हैं नंबर तीसरा, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश की संधि नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक। और नंबर 4 ग, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। ये क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक। आगे देखते हैं सवाल 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से पहला आएगा क, कि पहला क क्या है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो उनका आंसर हो जाएगा क, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। अब देखिए ख, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। तो देखिए उनका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उनमें से 4 में से आंसर आपके सामने रखा है। देखिए अब सवाल नंबर 4 है, देखिए क्या है, इन सभी कथनों में से कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ हैं अलोकतांत्रिक। इन कथन में इन चीज़ों का अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा आपके सामने। देखिए जो पहला है क, तो क्या है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक चीज़, यानी कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। तो अलौकिक तांत्रिक क्या हो जाएगी, तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। दूसरा ख, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक चीज़ क्या है, तो इनमें हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। और लोकतांत्रिक चीज़ क्या है, तो बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ हुई थी। अब देखिए तीसरा ग, देखिए इसमें क्या हो जाएगा ग, तो इसमें है कि संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ग में, इसी के कारण महिलाओं
महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग की है और लोकतंत्र क्या है कि संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। अब सवाल नंबर 5वां है, देखिए क्या 5वां सवाल है कि लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो उत्तर है ग। कौन सा ग है? ए वाला। क्योंकि यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह इसीलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, सवाल नंबर 6 में कि किसी ज़िले में 40 ऐसे गांव हैं जब सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गाँवों में लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों का विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो आपको बताना है तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें गाया जाए कि सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना होगा, यानी कि यह एक लोकतांत्रिक अलौकिक तरीका है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 7, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तक का जवाब दीजिए। तो देखिए उनमें से उत्तर कौन सा आ जाएगा? तो उत्तर आ जाएगा क। पहला क्या है कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो देखिए उत्तर क्या है? पहला, सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसीलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल ऑगस्टो पिनोशे के शासन के अधीन चिली की जनता को कष्ट भोगने पड़े थे। अब दूसरा देखिए क्या है? ख, बहुत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षितों का राज। हमें तो हथियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो जाओ। अब देखिए दूसरा उनका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। अब देखिए तीसरा क्या होगा? अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरु की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाना जाए? देश पर धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें ग हो गया कि तीसरा कथन खतरनाक है। क्यों? कि राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधारा में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्मगुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी की धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल नहीं सिद्ध हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या है? इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? कौन कौन सा है? तो बेटी से बाप क, तो मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जो माँ बाप तय कर सकते हैं। दूसरा, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बढ़ाओ। और ग, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। अब देखिए उत्तर क्या है? तो देखिए उत्तर क में क्या है? पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के लिए अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसीलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब देखिए दूसरा ख क्या है? कथन है कि अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी। यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे, सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उस छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने
चाहिए। अब और ग क्या है कि तीसरा कथन लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष में कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9, ये क्या है कि एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताएं। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखते हैं। देखिए इधर दिया है, क्या है क कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो उनका आंसर क्या है, ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। अब देखिए दूसरा ख, क्या है ख में क्या हो जाएगा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। और देखिए इसमें क्या हुआ है कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए आगे ग, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। देखिए इसमें ग में क्या हो सकता है, तो देखिए ग है कि राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या है, तो आप देखते हैं कि अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वह के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूह की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी, देखिए कौन कौन सी बातें थी वो आपके सामने इधर उन्होंने रखा है। तो देखिए कौन कौन सी, तो पहला है देखिए सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गौर परिवार की आमदनी $162। औसत गौरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक एक में से 9 लोग ने वोट डाले थे। सही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 2% में आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचली 2% हिस्से में आते हैं। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवार से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो देखिए उनका आंसर क्या है, इनमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसीलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती थी। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 या इसकी अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इतनी ही नहीं, उनकी आय में अंतर से सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने के लिए योग्यता भी निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले चंदे 95% अमीर लोगों से आता है। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम आते हैं, कम भाग लेते हैं। इसलिए सरकार इनकी और एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या
तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। इसलिए अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए एक वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।